हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। 19 जून 2020 को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बीएसई में एक रेगुलेटरी फाइलिंग करती है और बोलती है कि इंडियन ड्रग कंट्रोलर ने उनके कोविड की दवाई को मंजूरी दे दी है। ध्यान रहे, ये फाइलिंग मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को 7 बजे की जाती है। इसके बाद सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है तो एक्सचेंज क्लोज रहता है। मंडे को जब बाजार खुलता है तो ग्लेनमार्क के स्टॉक में आग लग जाती है। स्टॉक करीब 30% ऊपर 450 पे खुलता है और इंट्राडे 573 का हाई लगाता है और उसके बाद 519 पे क्लोज होता है। अगले दिन यानी ट्यूसडे को स्टॉक 550 पे ओपन होता है और करीब 10 बजे HSBC इन्वेस्टमेंट पूल, जो कि एक तरीके का FII है, वो अपने 18 लाख शेयर्स को एग्जिट कर जाता है। इसे कहते हैं खेल। स्टॉक में प्राइस राइज होने से 1-2 दिन पहले तरह तरह के मैसेजेस व्हाट्सएप पे घूम रहे थे और आई एम श्योर आपको भी वो मैसेज आया होगा और इस तरीके की पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे इस कंपनी ने कोई रामबाण इलाज खोज लिया हो। और इन मैसेजेस को यूज करके भोले भाले इन्वेस्टर्स को एक तरीके से इस स्टॉक में फंसाया गया। कैसे फंसाया गया, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ के या न्यूज पढ़ के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के जमाने में आपके पास जो भी खबर आती है या जो भी मैसेज आता है वो बाय चांस या बाय कोइंसिडेंस नहीं आता है। इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप काम करता है और वो तरह तरह के मैसेज आपको पास करके मिसलीड करने की कोशिश करता है। दोस्तों, बाकायदा कॉल सेंटर्स चलते हैं जहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि आज के दिन पब्लिक को किस तरीके की घुट्टी पिलाई जाए। और आप इस भ्रम में मत रहिए कि यह काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं, बाकी बहुत से लोग करते हैं और स्पेशली बिजनेस हाउसेस भी करते हैं। और जहां तक न्यूज का सवाल है तो क्या आप जानते हैं कि आप पैसे देके न्यूज चला सकते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका मेन बिजनेस यही है कि वो पैसे लेके खबरों को चलाते हैं। ऐसी ही एक कंपनी कुछ टाइम पहले मुझे अप्रोच की थी और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया था कि आप हमें 2 लाख रुपीस पर मंथ दीजिए और हम आपके बारे में और आपके कंपनी के बारे में तरह तरीके की न्यूज हम स्प्रेड कर देंगे और आप जैसी न्यूज चाहेंगे हम वैसी न्यूज को स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों, मैं इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव्स में यकीन नहीं करता हूं, तो मैंने उनके ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप कोई खबर पढ़ें या कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ें या कोई फेसबुक पोस्ट पढ़ें तो बहुत सोच समझ कर उस पर यकीन करें और अगर उसके बेसिस पर आपको डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बहुत 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 ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ग्लेनमार्क के स्टॉक को खरीदने वालों के साथ कैसा खेल हो गया, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को खरीदा है, उन्होंने क्यों खरीदा है? उन्होंने ये सोच के खरीदा है कि इस कंपनी ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है और इसकी दवाई, चूंकि इंडियन मार्केट में पहली दवाई है, तो इसको एडवांटेज मिलेगा और इसके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितना दम है, आइए थोड़ा इसके अंदर तक जाके देखते हैं। दोस्तों, इस दवाई का नाम है फैब फ्लू, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड के इलाज के लिए यूज किया जाएगा। ध्यान रहे, माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि अगर आपको जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत हल्का फुल्का है तो ये दवाई तभी इस्तेमाल की जाएगी। ये कोई कोविड का या कोरोना का रामबाण इलाज नहीं है। दोस्तों, 100 में से 60-70 लोग तो काढ़ा पी के कोरोना से ठीक हो जाते हैं। तो इस दवाई के इफेक्टिवनेस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। जापान की एक कंपनी एक कोरोना की दवाई डेवलप कर रही थी और उस दवाई का नाम था एरिगैम। तो ये दवाई जो ग्लेनमार्क कंपनी ने बनाई है, ये उसी दवाई के ऊपर बेस्ड है। जापान में जब इस ड्रग को डेवलप किया जा रहा था और वो उसको टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने उसके इफेक्टिवनेस को सेटिस्फैक्टरी नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसकी इजाजत दे दी और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स वो पहली कंपनी थी जिसने उस फॉर्मूला को या उस जेनेरिक ड्रग को यूज करके इस प्रोडक्ट को बनाया। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ
150 लोगों पर इस दवाई की टेस्टिंग की गई है। तो ये दवाई आप मान के चलिए कि एक तरीके का फ्लॉप शो है और आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज इसी फॉर्मूला या इसी जेनरिक ड्रग को अलग अलग ब्रांड के नाम से लॉन्च करने वाली हैं। तो जो इस कंपनी को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है वो बहुत जल्दी ही फेड आउट हो जाएगा। तीसरी चीज, जो एक दूसरी इसकी कॉम्पिटिटर ड्रग है रेमडेसिविर, वो इससे ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है और उसे सिप्ला कंपनी बना रही है। तो वो इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एक टफ कंपटीशन देगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को खुद इस दवा पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उन्होंने इस दवाई के कोई सेल्स एस्टिमेट या रेवेन्यू एस्टिमेट नहीं दिया है। कुछ लोगों ने इसका एक आकलन किया और बोला कि अगर हम बेस्ट के सिनेरियो भी ले लें तो ये दवाई कंपनी में 100 to 150 करोड़ का रेवेन्यू ऐड करेगी। अब आप देखिए कि अगर हम इस बात को मान भी लें कि ये 100 से 150 करोड़ का रेवेन्यू ऐड करेगी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों में कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ बढ़ जाता है। बहुत नाइंसाफी है दोस्तों, बहुत नाइंसाफी है। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दवाई को पिक्चर से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका कुछ खास फर्क कंपनी के रेवेन्यू पर नहीं पड़ने वाला है। तो आइए जरा देखते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है और इसकी हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एनालिसिस। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो यूरोप में पिछले साल इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है, 29% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और इंडिया में भी इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है, करीब 15%। लेकिन यूएसए जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे ग्रोथ एक तरीके से फ्लैट है। कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और पिछले एफआई में इन्होंने करीब 8% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। अगली जो कंपनी की स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं वो ये कि कंपनी में एक तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, कॉस्ट कटिंग चल रही है, तो उन्होंने काफी अपने खर्चे कम किए हैं। तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होगा आने वाले टाइम में। एक और पॉजिटिव जो हम देख सकते हैं कि इसका स्टॉक काफी चीप है और अपने ट्रेलिंग इनकम के 16 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जबकि बाकी फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 27 टाइम्स ट्रेड होते हैं। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव भी है, लेकिन एक तरीके से एक नेगेटिव भी है, क्योंकि मार्केट इस कंपनी को प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इनकी रिस्ट्रक्चरिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। अगर हम वीकनेस की बात करें तो देखिए, किसी भी ड्रग कंपनी के लिए यूएस से सबसे बड़ा मार्केट होता है, लेकिन इस कंपनी के यूएस के सेल्स एक तरीके से फ्लैट है, वहां पे कोई खास ग्रोथ नहीं हो रहा है। कोई मेजर ड्रग यूएस मार्केट के लिए फिलहाल पाइपलाइन में नहीं है, तो यूएस मार्केट में इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। पिछले साल इनका नेट प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है उसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, और करीब 16% का फॉल उसके पिछले साल के कंपैरिजन में देखने को मिला है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फिलहाल कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। एक ही चीज को हम पॉजिटिव देख सकते हैं कि कंपनी की नई स्ट्रेटजी के हिसाब से वो इंडियन मार्केट्स में फोकस कर रही है और यहां पे ग्रोथ होने के काफी चांस हैं। अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त जो इनके ऊपर चल रहा है वो यूएस मार्केट में इनके ऊपर एक केस चल रहा है, एंटी ट्रस्ट केस, और उसमें इस कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने कुछ कंपनी के साथ मिलके प्राइस फिक्सिंग की है, जिसे हम कार्टेलाइजेशन कहते हैं, और उन्होंने आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाकर लोगों को दवाइयां बेची हैं, और ऐसा करके उन्होंने करीब पब्लिक से 200 मिलियन का प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट किया है। दोस्तों, यूएस जैसी कंट्री में ये एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, और अगर ये चीज प्रूफ हो गई तो कंपनी को भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। हालांकि कंपनी वालों ने ये कहा है कि वो इससे एग्री नहीं करते हैं और इस केस को वो फाइट करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में आप देखिए कि टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, पर किसे फर्क पड़ रहा है? नोबडी इज बॉदर्ड। आप मुझे बताइए, क्या ये प्राइस रिगिंग का एग्जाम्पल नहीं है? क्या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? और ये कोई पहला मामला नहीं है। हर साल इसी तरीके से किसी न किसी कमोडिटी या वेजिटेबल या फूड आइटम पे आग लग जाती है और उसका प्राइस 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और जो थ्रेट इस कंपनी में हमें दिखता है कि इस कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया था कुछ साल पहले, जो कि काफी बड़ा बॉन्ड था 200 मिलियन का, और ये 2021 में
मैच्योर हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं, इतने रिजर्व्स हैं कि वो इस बॉन्ड का पे आउट करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको जो रेटिंग दी गई है वो BB यानी डबल बी दी गई है, जो कि कोई बहुत अच्छी रेटिंग नहीं होती है और इसमें थोड़े बहुत डिफॉल्ट रिस्क के चांस भी रहते हैं। आइए अब जरा देखते हैं कि इस कंपनी के बारे में ब्रोकरेज का क्या व्यू है और ब्रोकर्स क्या कहते हैं। अगर आप देखें तो 9 में से 5 ब्रोकर्स इसका प्राइस टारगेट इन्होंने ऊपर का दिया है। हालांकि उनके व्यू काफी डाइवर्जेंट हैं और प्राइस टारगेट भी काफी वेरी कर रहा है। लोएस्ट प्राइस टारगेट करंट प्राइस से नीचे का है यानी 365 और हाईएस्ट टारगेट 663 का है। जो भी ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि इस कंपनी का भाव ऊपर जा रहा है तो वो लोग इस बारे में बेट कर रहे हैं कि कंपनी जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है उससे उनका काफी कॉस्ट सेव होगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो लोग नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं उनका यह आकलन है कि यूएस मार्केट में ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो जब तक यूएस में अपने सेल्स को नहीं बढ़ाएगी, वहां के प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करेगी, तब तक इस कंपनी का स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस करीब 80 कंट्रीज में है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस इसका यूएसए से आता है करीब 31%। इसके बाद इंडिया से बिजनेस आता है करीब 27% और बाकी का बिजनेस बाकी सारी कंट्रीज से आता है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 46.62% है, एफआईआई के बाद 28.51% है, डीआईआई के पास 6.71% है और करीब 18.31% बाकी लोगों के पास शेयर होल्डिंग है। पिछले 3-4 सालों से कंपनी स्ट्रगल कर रही है और इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा है और एक्चुअली में अगर देखें तो थोड़ा बहुत फॉल भी हो रहा है और इसका परिणाम उसके शेयर प्राइस में दिख रहा है और इसका प्राइस काफी ज्यादा पिछले सालों में करेक्ट हुआ है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि हमारा व्यू क्या है इस स्टॉक पे, तो वी विल गिव इट अ पास। मार्केट में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और हमें कोई खास रीजन नहीं दिखता कि हम इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। अगर हम फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो हमारे बाय लिस्ट में सन फार्मा और कैडिला फिलहाल मौजूद है। दोस्तों, इसको थम्स डाउन देने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके जो यूएस मार्केट में प्रॉब्लम है उस पर काफी कंसर्न है और हमें देखना है कि इनका जो बॉन्ड मैच्योर हो रहा है $200 मिलियन का, क्या वो उसे बिना प्रॉब्लम्स के पे कर पाते हैं। जब तक यूएस मार्केट की प्रॉब्लम्स ये कंपनी फिक्स नहीं करती है तब तक ये हमारे बाय लिस्ट में नहीं आएगा। जिन लोगों ने इस स्टॉक को ऊपर के रेट पे खरीदा है उन्हें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब अगर आप हेवी लॉस में चल रहे हैं तो लॉस बुक करने का इस वक्त कोई मतलब नहीं है। थोड़ा वेट ऑन वॉच करिए और होप करिए कि स्टॉक में एक और रैली हो जिसको यूज करके आप उसे एग्जिट कर सकें। अगर वो रैली आपको नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि आप इसे 360 रुपीज के आसपास दोबारा से खरीद कर एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी एक बहुत लंबा बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, तो हमें लगता है कि 350 से 400 के बीच में इसको थोड़ा बहुत खरीदा जा सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी का यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, उन प्रॉब्लम्स को वो कैसे मैनेज कर रही है और उम्मीद करिए कि वहां से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन सारी जान के आप क्या डिसीजन लेंगे? क्या आप इस स्टॉक को खरीदेंगे, एवरेज करेंगे, एग्जिट करेंगे? आप अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।